Let's break global news. पश्चिम एशिया में अमेरिका ईरान युद्ध तेज हो गया है। अमेरिकी सेना ने ईरान पर नए हमले किए, जिसमें स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास बंदर अब्बास, केश्म द्वीप, ग्रेटर दुनब द्वीप समेत कई सैन्य ठिकानों, कमांड सेंटर्स, मिसाइल साइट्स और तटकीय रक्षा प्रणालियों को निशाना बनाया गया। अमेरिका का कहना है कि ये हमले ईरानी ताकत को कम करने और होर्मुज में व्यापारिक जहाज़ों की सुरक्षा के लिए ज़रूरी थे। एक ईरानी तेल टैंकर को भी ब्लॉकेट तोड़ने की कोशिश के दौरान निशस्त्र कर दिया गया। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में जॉर्डन, कुवैत और बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए, जिनमें जॉर्डन ने 8 मिसाइलों को गिराने का दावा किया। तेहरान के आसपास लोरिस्तान, सेमनान और दक्षिणी इलाकों में विस्फोट की खबरें आईं। ईरानी सेना ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने नागरिक या ऊर्जा ढांचे पर हमला किया तो पूरे क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया जाएगा। अभी तक ईरान में कम से कम 35 लोग मारे गए और 300 से ज्यादा घायल हुए हैं। ट्रंप ने ईरान को बेहतर व्यवहार करने की चेतावनी दी है। इजराइल ने लेबनान, सीरिया और गजा में अपनी सुरक्षा जोन्स में सैनिकों को बनाए रखने का फैसला किया है और अमेरिका से भी मदद मांगी है। पाकिस्तान दोनों पक्षों से बातचीत फिर शुरू करने की अपील कर रहा है। होर्मुज में जहाजों की आवाजाही फिलहाल थमी हुई है। बंगाल की खाड़ी में रोहिंग्या शरणार्थियों से जुड़ा बड़ा समुद्री हादसा हुआ है। संयुक्त राष्ट्र ने इसे दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री त्रासदियों में से एक बताया है। म्यांमार के तट के पास रोहिंग्या शरणार्थियों से भरी 2 नावें डूब गईं। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे में करीब 500 लोगों के डूबने की आशंका है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों ने कहा कि अभी मृतकों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हालात बेहद गंभीर हैं। बताया जा रहा है कि नावों में म्यांमार के रखाइन प्रांत और बांग्लादेश के शरणार्थी शिविरों से निकले लोग सवार थे। हादसा मॉनसून के दौरान उफनते समुद्र में हुआ, जब समुद्री सफर बेहद जोखिम भरा माना जाता है। ऑपरेशन सिंदूर से चर्चा में रहे राफेल फाइटर जेट अब यूक्रेन की ताकत बढ़ाने जा रहे हैं। फ्रांस यूक्रेन को 16 अत्याधुनिक राफेल F-4 लड़ाकू विमान देने की तैयारी में है। फ्रांस और यूक्रेन के बीच हुए रक्षा समझौते के तहत विमान 2028 से 29 के बीच यूक्रेन को मिल सकते हैं। आगे चलकर इनकी संख्या 100 तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। यूक्रेनी पायलटों की ट्रेनिंग भी शुरू हो चुकी है। राफेल की तैनाती के बाद यूक्रेन की रूस के सुखोई 57 जैसे अत्याधुनिक विमानों से सीधी टक्कर होगी। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि सुखोई 57 कई मामलों में ज्यादा ताकतवर है, लेकिन राफेल अपनी आधुनिक तकनीक और सटीक हमलों की क्षमता के कारण रूस के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। पाकिस्तान के कराची में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा श्रद्धा और उल्लास के साथ निकाली गई। अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के सैकड़ों श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल हुए। कराची के ऐतिहासिक श्री स्वामी नारायण मंदिर से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें भक्तों ने रथ खींचा, भजन कीर्तन किया और नृत्य करते हुए अपनी आस्था का प्रदर्शन किया। यात्रा के दौरान कई श्रद्धालुओं के हाथों में पाकिस्तान का राष्ट्रीय ध्वज भी दिखाई दिया। करीब 140 साल पुराने इस मंदिर से हर साल रथ यात्रा निकाली जाती है, जिसमें बड़ी संख्या में हिंदू समुदाय के लोग शामिल होते हैं। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के लिए यह आयोजन धार्मिक परंपरा और सांस्कृतिक पहचान का अहम प्रतीक माना जाता है। नेपाल के चर्चित नकली भूटानी शरणार्थी घोटाले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। पूर्व उप प्रधानमंत्री समेत कई नेताओं को दोषी ठहराया गया है। काठमांडू जिला अदालत ने पूर्व उप प्रधानमंत्री टोप बहादुर रायमाझी को 4 साल की जेल और 40,000 नेपाली रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं पूर्व गृह मंत्री बालकृष्ण खंड को 2 साल की जेल और 20,000 नेपाली रुपए का जुर्माना लगाया गया है। दोनों नेताओं पर भूटानी शरणार्थियों को नेपाली नागरिक बताकर अमेरिका भेजने की फर्जी योजना में शामिल होने का आरोप था। यह मामला 2023 में सामने आया था, जिसमें जालसाजी, धोखाधड़ी, संगठित अपराध और देश के खिलाफ अपराध समेत कई गंभीर आरोप लगाए गए थे। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।